हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग? सही एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आज की क्लास में बेटा क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं अब तक कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम कर रहे थे अभी तक उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन आज की क्लास में कुछ और अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत ढंग से सुनते रहिएगा मैं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, और हम म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये काम करेंगे। क्वेश्चन कुछ मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, आप साथ साथ सॉल्व करेंगे, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, फिर हम उसको क्रॉस चेक करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास कॉपी पेन जरूर हो आज की क्लास में, ताकि आप साथ साथ कुछ चीजों को करते रहें। ठीक है बेटा, राइट? तो चलिए इसी सीक्वेंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं और आपको क्वेश्चन ढंग से सुनना है और सिर्फ उसका आंसर सोचना है। फर्स्ट क्वेश्चन, two students perform experiments on two given resistors R1 and R2. क्वेश्चन क्या था? Two students perform experiments on two given resistors R1 and R2 and plot the VI graph shown by diagram 1 and 2. तो दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने VI ग्राफ बनाया है। VI ग्राफ, एक ये आपका फिगर 1 हुआ और दूसरा आपके पास फिगर 2 है। ये फर्स्ट स्टूडेंट ने बनाया, सेकंड ने, और साथ में दिस इज R1, दिस इज R2, अगेन दिस इज R2 एंड दिस इज R1। ठीक है, अब सुनिए ढंग से। Two students perform experiments on two given resistors R1 and R2 and plot the VI graph shown by diagram 1 and 2. If R1 is greater than R2, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? If R1 is greater than R2, which of the two diagrams correctly represent the situation on the plotted graphs? Justify your answer. मतलब क्या निकलता है? एक स्टूडेंट था, उसने VI ग्राफ ये बनाया, सेकंड स्टूडेंट ने VI ग्राफ ये बनाया। आपसे पूछा दोनों में से कौन सा ग्राफ सही है, यानी कि किस स्टूडेंट ने ग्राफ को सही बनाया। सोचिए क्या कंडीशन है आपके पास? R1 ग्रेटर देन R2 दे रखा है, ये है। तो R1 ग्रेटर देन R2 को सोच के आपको बताना है कि विच ग्राफ इज करेक्ट, फिगर 1 और फिगर 2, विच वन इज करेक्ट। फिगर 1 बनाई स्टूडेंट 1 ने, फिगर 2 बनाई स्टूडेंट 2 ने, और आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि कौन सा सही है और क्यों। अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हैं तो फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, जस्टिफिकेशन के भी मार्क्स होते हैं। हाँ जी, रेडी विद आंसर? सोच लिया? VI ग्राफ में रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इसका मतलब है जस्टिफिकेशन की मैं बात करता हूं, उसके बाद आंसर में बात करता हूं। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू V अपॉन I, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इज इक्वल टू R, यानी कि द स्लोप इज मोर, रेजिस्टेंस इज मोर। तो आपको ये देखना है किस केस में स्लोप ज्यादा है और किस केस में फिर रेजिस्टेंस ज्यादा है। यानी कि इस केस में, यानी कि फिगर 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो फिगर 1 में R1, स्लोप ऑफ R1, स्लोप ऑफ R1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R2, देयरफॉर R1 ग्रेटर देन R2 आ गया। ओके, फिगर 2 में क्या है? फिगर 2 में है स्लोप ऑफ R2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R1, यानी कि R2 ग्रेटर देन R1 आ गया। अब ये दो केस आ गए, फिगर 1 के हिसाब से ये आता है और फिगर 2 के हिसाब से ये आता है। तो किस स्टूडेंट ने सही बनाया है? किस स्टूडेंट ने सही बनाया? फर्स्ट वाले, क्योंकि R1 ग्रेटर देन R2 तो है ही। इसके हिसाब से देखना था कि किसका आंसर R1 ग्रेटर देन R2 आता है ग्राफ के हिसाब से। तो R1 ग्रेटर देन R2 आपके पास आता है फर्स्ट वाले स्टूडेंट के हिसाब से। So that means student 1 plotted the graph in the correct manner. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट 1 का आंसर सही है, और इसका जस्टिफिकेशन ये हो गया क्योंकि R1 ग्रेटर देन R2 इससे आता है स्लोप वाइज, इससे नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन वो जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं देंगे। और क्योंकि वो जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, आप में से जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत श्योर हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग जस्टिफिकेशन इस तरीके से नहीं देंगे। और जस्टिफिकेशन अगर आपने नहीं दिया, सीधा आंसर बता दिया, तो इसका मतलब है कि मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे।
ठीक है बेटा, तो हर क्वेश्चन को पूरा करना सीखो, उसका सोल्यूशन पूरा लिखना सीखो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसको ढंग से सुनिए। बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, आप इंफॉर्मेशन उसकी लिख लें। बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 100 वॉट। आप भी इंफॉर्मेशन लिखिए, मैं भी लिखता हूं, और देखिए साथ साथ हम लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट। तो वोल्टेज दे रखी है आपको 200 वोल्ट, 100 वॉट। तो वॉट में होती है पावर, तो 100 वॉट आपको दे रखा है, 100 वॉट। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन हो गया, रेजिस्टेंस पूछा है। पहले क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लेता हूं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड 5 such bulbs are lighted for 4 hours daily. ऐसे ऐसे कितने बल्ब है? 5 बल्ब। 5 such bulbs are lighted for 4 hours daily. टाइम गिवन है आपको 4 hours. Calculate the units of electrical energy consumed per day. And what would be the cost of using these bulbs per day at the rate of 4 per unit? आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है ₹4 पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, और आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट कितनी होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आएगी, और आपसे पूछा था कॉस्ट कितनी आएगी, दो चीज। तो इन टोटल वी हैव टू टेल 3 थिंग्स इन द क्वेश्चन। पहली बात रेजिस्टेंस बताना है, फिर बताता है कि यूनिट कितनी आई है, और फिर उसका कॉस्ट कितनी आएगी। यूनिट आ गए तो कॉस्ट करना आसान है। हाँ जी, कैसे करें, ट्राई करेंगे। टेक 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स के अंदर रेजिस्टेंस निकालो, अगले 10 सेकंड्स के अंदर यूनिट निकालने की कोशिश करो, और फिर हम आगे देखते हैं। चलो करो। तो रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज और पावर दे रखी है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पावर का फॉर्मूला है P = V²/R, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे R निकल के आएगा V²/P। वैल्यू पुट कर दीजिए। V की वैल्यू थी 200, का स्क्वायर करना है तो 200 × 200 देता हूं, अपॉन पावर हमारे पास कितनी थी 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो रेजिस्टेंस निकल के आ गया 200 × 2 = 400 ओम। दिस इज द फर्स्ट आंसर, 400 ओम। पहला आंसर रेजिस्टेंस का ये निकल के आ गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या पूछा है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में पूछा था कि हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा यूनिट का मतलब होता है कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी निकलती है जूल के अंदर, और फिर आप उसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एनर्जी कैसे निकालनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब्स। बल्ब कितने दे रखे थे? 5 दे रखे थे, 5 बल्ब दे रखे थे। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो 5 बल्ब्स के लिए लिखूंगा मैं 5p इनटू t, 5 बल्ब की पावर इनटू टाइम। तो अब देखो बच्चे, पावर कितनी है हमारे पास? पावर थी हमारे पास 100 वॉट। टाइम कितना था हमारे पास? 4 आवर्स। यूनिट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट? 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है।
तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपना आंसर किलोवाट आवर में निकाल लूं तो वो यूनिट में आ जाएगा। तो अब देखो ये 100 वॉट था इनटू ये 4 आवर्स है, तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 100 अपॉन 1000, तो ये किलोवाट में आएगा, और इंटू 4 आवर्स, ठीक है, 1000 से डिवाइड करने के बाद वॉट किलोवाट में आ जाएगा। तो अब मेरे पास कितना बचा 4 इंटू 5 20, 20 अपॉन 10 2 किलोवाट आवर, और 2 किलोवाट आवर का मतलब होता है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट हो गई। और जब 2 यूनिट मेरे पास हो गई, क्या चीज एनर्जी, एनर्जी जब मेरे पास 2 यूनिट हो गई तो अब मुझे क्या निकालना है कॉस्ट निकालना है। तो सेकंड आंसर तो हमारे पास आ चुका कि व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स, सो आंसर वाज 2 यूनिट्स। नाउ कॉस्ट ₹4 पर यूनिट दे रखी है कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, cost of energy consumed is equal to ₹4 into 2। 1 यूनिट की कॉस्ट थी 4 रुपीज, तो 2 यूनिट की कॉस्ट होगी कितनी, करेक्ट ₹8। ये था आपके पास, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। रेजिस्टेंस निकालना था, फिर एनर्जी निकालनी थी यूनिट्स में, और फिर उसकी कॉस्ट निकालनी थी 5 बल्ब्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है 5 से मल्टीप्लाई करना मस्ट है, जितने भी बल्ब्स होते हैं निकालेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे एक अलग तरीके का क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है, VI ग्राफ, VI ग्राफ, दिस इज R1, दिस इज C, B एंड A, C, B एंड A आपको दे रखे हैं, ठीक है। V आपके पास वोल्ट्स में है ऐसा यूनिट में, एंड करंट इज इन एम्पियर्स, एम्पियर। अब क्या पूछा है ढंग से क्वेश्चन सुनो। The VI graph are drawn individually for 2 resistors and their series combination, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और उनके सीरीज कॉम्बिनेशन को भी ग्राफ में इंडिकेट किया गया, यानी कि R1 भी है, R2 भी है, और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, तीनों चीजें। आउट ऑफ A, B and C which one represent the graph for series combination of the other two, give reason for your answer। कौन सा ग्राफ बाकी दोनों ग्राफ का सीरीज कॉम्बिनेशन है ये बताना है आपको, और रीजन के साथ आंसर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल भी पूछ सकता है कभी कभी, जैसा मैं क्वेश्चन सीरीज के लिए बता रहा हूं वैसे क्वेश्चन में पैरेलल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ढंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, जब भी आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताना होता है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ is equal to V upon I is equal to R। Slope of the graph represents resistance, y axis upon x axis resistance मिलता है। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में से A का, B का या C का किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो देखते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ एंगल सबसे बड़ा किसका बना, C का बना, स्लोप ऑफ C इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B is greater than slope of A। जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा स्लोप है C का, C सबसे बड़ा स्लोप है, उससे कम है B का, उससे कम है A का, therefore रेजिस्टेंस ऑफ C, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, they are directly proportional। रेजिस्टेंस ऑफ C is greater than रेजिस्टेंस ऑफ B is greater than रेजिस्टेंस ऑफ A। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस C का है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लो मेरे पास R1 था 2 ओम, R2 था 3 ओम, तो इनका अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन निकालता हूं तो वो R1 प्लस R2 से आता है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओम। मतलब क्या निकला, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होंगे उनसे सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर हमेशा ज्यादा आता है, यानी तीनों में सबसे ज्यादा आंसर सीरीज कॉम्बिनेशन का आता है। तो मतलब ये हुआ इन तीनों में क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है,
सी वाले का है, इसका मतलब सी रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। जिसका सबसे बड़ा आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, वही आपके पास बाकी दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। देयरफॉर सी रिप्रेजेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। सी रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये होता है तरीका कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है। अब इसी क्वेश्चन में मैं काम करता हूं, एक ट्विस्ट दे देता हूं। ट्विस्ट का मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन के ग्राफ को यूज करके मैं एक दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन ये था, देखो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, हमसे जो पूछा था वो खत्म हो गया। अब मैं एक नए क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो नया क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूं कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि आउट इन दिस ग्राफ व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू में आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो बाकी दोनों रेजिस्टेंस से कम आता है। जैसे कि अगर मेरे पास R1 2 है, R2 3 है, तो जरा मैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता हूं, कितना आता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम आ गया 6, 3 प्लस 2, तो Rp आता है मेरे पास 6/5, रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 आता है मेरे पास 1.2। अब आप देखो 1.2 ओम जो है वो 2 और 3 दोनों से छोटा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बाकी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उससे कम आंसर आता है। सीरीज में क्या होता है, उन दोनों से ज्यादा आता है, और पैरेलल में उन दोनों से कम आता है। मतलब सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, जैसे मेरे पास R1 R2 2 और 3 के थे, तो मेरे पास सीरीज में जो आंसर आएगा वो 3 से बड़ा ही आएगा। और पैरेलल में जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, यानी कि 2 से भी छोटा आएगा। ये ऑलवेज ट्रू वाला केस है। मैं कितने भी रेजिस्टेंस लगा दूं, अगर मान लो 1 से लेकर मैं 10 ओम तक 10 रेजिस्टेंस लगाता हूं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम, तो अगर मैं इन सबको सीरीज में जोड़ता हूं तो मेरा आंसर 10 ओम से ज्यादा ही आएगा, हमेशा ऑलवेज ट्रू वाला केस है। और अगर मैं इन्हीं रेजिस्टेंस को 1 से लेकर 10 ओम तक के 10 रेजिस्टेंस को अगर मैं जोड़ता हूं पैरेलल में, तो मेरा आंसर 1 से भी छोटा आएगा। तो पैरेलल में सबसे छोटे वाले से भी छोटा आंसर आता है और सीरीज में सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आंसर आता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है बेटा, हमने पता लग गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके आंसर कम आता है। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा इन तीनों ग्राफ में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिनोट करेगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, उससे पहले हमको इसमें क्या चेंज करना है, जो लिखा था ना हमने स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू vi/i। इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ ग्राफ जो था वो vi/i r ही रहेगा, ऑब्वियसली नो चेंज। स्लोप ऑफ c इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ a, ये भी सही रहेगा। rc बड़ा होगा, rb होगा और ये भी होगा, ये भी सही है। सबसे छोटा कौन सा आया, सबसे छोटा ra आया ना, तो सबसे छोटा अगर ra आ गया तो इसका मतलब है a रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। b और c का पैरेलल कॉम्बिनेशन a होगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में c सबसे बड़ा था तो वो a और b का था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, बहुत ढंग से याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बेटा और आपको पता होने चाहिए। ठीक है राइट, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मजेदार। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, अभी दूंगा मैं आपको। चलिए अब एक क्विज लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा मैं एमसीक्यू में। This is our question number 5. What is the minimum resistance? सुन लो ढंग से। What is the minimum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm? Minimum resistance that can be formed by using 5 resistors of 1/5 ohm each। 1/5 ohm का एक रेजिस्टेंस है और ऐसे 5 रेजिस्टेंस हैं, इनको यूज करके मिनिमम रेजिस्टेंस क्या बन सकता है? तो ऑप्शन ए 1/5 ohm,
ऑप्शन बी 1/25 ओम, ऑप्शन सी 1/10 ओम एंड ऑप्शन डी 25 ओम। ये क्वेश्चन कि इन 1/5 के 5 रेजिस्टर्स को यूज करके सबसे कम रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, और इन चारों में से एक इसका आंसर है। ये आपको ट्राई करना है। टेक 20 सेकंड्स, 20 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा। फटाफट करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फिर मैं बताता हूं, क्रॉस चेक करेंगे। हाँ जी, हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए, मिनिमम। मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस बात पे लगाना है मिनिमम, क्योंकि अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं तो आंसर कुछ और आएगा, और मैक्सिमम की बात करता हूं तो आंसर कुछ और आएगा। 5 मेरे पास रेजिस्टेंस है और उन सबको सॉल्व करके 5 रेजिस्टर जो है उनको मुझे सॉल्व करके मिनिमम आंसर लाना है। और मिनिमम आंसर तब आता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम आंसर तब आता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात बिल्कुल भेजे में डाल देनी है। किन्हीं भी रेजिस्टेंस को मिला के जितने भी आपको रेजिस्टेंस दे रखे हो उनमें सबसे छोटा आपको अगर आंसर लेके आना है, मिनिमम रेजिस्टेंस लेके आना है, तो पैरेलल में ही जोड़ना है ऑलवेज। और अगर मैक्सिमम आंसर लेके आना है तो सबको सीरीज में ही जोड़ना है। तो इसका मतलब मेरे को एक कंक्लूजन मिल गया कि मिनिमम का मतलब है कि मुझे 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ने हैं और फिर देखना आंसर क्या आता है। तो मैं लिखता हूं फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, जो आपको लिखना होता है पहले या लिखना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन एमसीक्यू है, अगर एमसीक्यू ना हो तो आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए क्वेश्चन की। फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस comma all resistors are to be connected in parallel combination, तो चलिए 1/rp is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus 1/r4 plus 1/r5। अब एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि मैं जितना शॉर्टकट में इसका आंसर निकाल सकता हूं उतना अच्छा रहेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बस फटाफट आंसर चाहिए होता है, सही। अब वो कितना मैंने सॉल्व किया कितना नहीं किया मैटर नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको, कंपटीशन के हिसाब से फटाफट आंसर कैसे आएगा और एग्जाम के हिसाब से आंसर कैसे लेके आना है। तो इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, 1/r1 की वैल्यू थी 1/5, R2 की भी वैल्यू 1/5 है, R3 की भी वैल्यू 1/5 है, R4 की वैल्यू 1/5 है और R6 की वैल्यू भी 1/5 है। R5 1 2 3 4 5, यस 5 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4 R5, ये मेन डिवीजन है। तो 1/1/5 ऊपर चला जाएगा, तो 1/rp मेरे पास आ जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 25 ओम। आरपी आ गया 25 ओम, तो इसका मतलब है 1/rp आ गया 25 ओम, तो आरपी आएगा 1/25 ओम। दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/25 ओम। ये तो था कि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है अगर आपके एग्जाम में आए। अब ये है कि अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे आप एनएसटीएससी का एग्जाम देंगे या एनटीएससी का देंगे, क्लास 10 तक के एग्जाम होते हैं और बहुत बढ़िया लेवल के एग्जाम होते हैं, बिल्कुल देने चाहिए आपको। तो ही आपको ग्रिप पता लगेगी कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और वैसे भी क्लास 12 के बाद आपको कंपटीशन उन्हीं लोगों के साथ देना है जो एनटीएससी और एनएसटीएससी का एग्जाम देंगे इस साल। तो वो तो शुरू से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप 11-12 में जाकर तैयारी करेंगे तो आपसे हमेशा आगे रहेंगे वो। तो इसलिए अभी से शुरुआत करनी है उसकी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको याद रह गया हो, 1/25 इसका आंसर है।
और मुझे इसका आंसर लेके आना है सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ सेकंड्स में, ठीक है। तो वैसे मैं तो आपको डिटेल में बताऊंगा, हो सकता है कि मैं एक्सप्लेनेशन में आपको 1-2 मिनट का टाइम ले लूं, लेकिन आप कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं इसका आंसर। कैसे? आपको मैंने एक चीज बताई थी, व्हेन रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, एक ही जैसे अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका आंसर आता है R/N, और सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका आंसर आता है NR। N का मतलब होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये कब है? फॉर आइडेंटिकल, अगर रेजिस्टर्स आइडेंटिकल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। बस तो मुझे क्या करना है, समझा रहा हूं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक आंसर आ गया होता। फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस RP is equal to R/N and RS is equal to NR, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आंसर होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मेरे पास सारे रेजिस्टेंस 1/5 ओम के हैं, इसका मतलब सारे आइडेंटिकल। अब जब सारे आइडेंटिकल हैं तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सारे, तो मुझे ऊपर का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं सीधा इसका आंसर रखता हूं, R की वैल्यू मेरे पास 1/5 थी, ठीक है, और इनटू N कितना है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 5 है। भाई बेसिकली मैं ऐसे लिखूंगा ना इसको, 1/5 R की वैल्यू अपॉन 5, ये लिखना है। 5 से 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/25 हो, ये रहा आंसर। ओवर, लॉलीपॉप। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए कुछ सेकंड, मुझे सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही तो लगने थे इस काम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर 2-3 सेकंड में आ जाता है। लेकिन बात वही है ना, ये शॉर्टकट जो मैं छोटे छोटे बताता हूं उसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में बहुत काम है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर सही निकालें, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पीड के साथ निकालें, क्योंकि अगर आपने टाइम ज्यादा लिया तो आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट था। सीधा सीधा यहाँ पे मैंने R/N लगाया, R की जगह 1/5, N की जगह 5, सॉल्व करके मेरे पास सीधा 1/25 हो गया, ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और MCQ है, ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बढ़िया, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन था हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। मैं इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप इसको ट्राई कर सकें, इस क्वेश्चन को देख के। 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ मेड ऑफ मटीरियल्स ऑफ resistivity ratio 1:2 and area of cross section 3:2 have the potential drop across them in the ratio X/Y when connected in series. The ratio X/Y is option A 3:1, option B 2:5, option C 5:2, ऑप्शन डी 1:3। ये था आपके पास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है। ढंग से क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको मैं टाइम दे रहा हूं अराउंड 30 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कोशिश करके देखिए, नहीं तो मैक्सिमम 1 मिनट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्राई करिए पहले, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई दिस।
सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन। बढ़िया क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो क्लास 10th का नहीं है, सारे क्वेश्चन 10th के ही हैं। तो ये ना समझे कि भाई ऐसा क्वेश्चन कोई बात नहीं, अभी छोड़ दिया हमने, बाद में कभी देख लेंगे। बाद में नहीं होता, बात कभी नहीं आता, क्योंकि बाद में और कुछ और चैप्टर भी पढ़ने होते हैं, उनके भी क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो जो क्वेश्चन छूट जाएगा वो छूटा रहेगा फिर। हाँ जी, ट्राई हो गया, देखें, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आपको x और y का रेशियो निकालना है, और x और y किसका रेशियो है? पोटेंशियल ड्रॉप का। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। अब क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी के बारे में बात हुई है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो की पार्ट कौन कौन से हैं। इक्वल लेंथ made of materials of resistivity, area of cross section, ये तीन मुझे पॉइंट मिले, इन तीनों पॉइंट से मिलके मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं Rx अपॉन R या R1 अपॉन R2 लिख लूं, जैसा भी आप लिखना चाहें, पोटेंशियल को हमने x और y ले रखा है, तो R1 अपॉन R2 अगर मैं ले लूं, R1 मेरे पास कितना है, रो L अपॉन A, फॉर्मूला ये होता है। और यहां क्या होगा, ये भी रो एल अपॉन ए होगा। मेरे पास क्या सेम है और क्या चेंज है ये आपको देखना पड़ेगा। मेरे पास लेंथ इक्वल है तो मैं एल को दोनों जगह एल लिखूंगा। मेरे पास रेजिस्टिविटी का रेशियो 1:2 है तो मैं इसको रो 1 और इसको रो 2 लिखूंगा, बिकॉज दे आर नॉट सेम, ठीक है। फिर मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3:2 है, तो एरिया अलग अलग है तो मैं इसको भी 1 और 2 लिखूंगा। तो सॉल्व करके क्या आता है मेरे पास, इसको अगर आप इस तरीके से आप डिफिकल्ट समझते हो कि ऐसे आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत आती हो, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं कि रो एल अपॉन ए था और ये भी रो एल अपॉन ए था। लेंथ सेम है लेकिन रेजिस्टिविटी और एरिया अलग अलग है, रो 2 A2, लेंथ सेम है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाता है, रो 1 अपॉन रो 2, A2 ऊपर चला जाएगा, A2 अपॉन A1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टिविटी को साथ लिख लीजिए, एरिया को साथ लिख लीजिए, हमेशा इजी रहता है सॉल्व करना। अब बेटा व्हाट इज रो 1 अपॉन रो 2, रेजिस्टिविटी रेशियो 1:2, यानी कि रो 1 अपॉन रो 2 1/2 है, तो 1/2 लिख लेता हूं इसकी जगह, इनटू A2 अपॉन एरिया। एरिया का रेशियो 3:2 है, यानी A1 ये रहा, A2 ये रहा, A1 3 है तो A2 2 है, तो मुझे A2 अपॉन A1 लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 लिखना पड़ेगा, उल्टा। ये पता लगा, दिस इज A1, दिस इज A2, तो A1 अपॉन A2 3/2 है, तो A2 अपॉन A1 2/3 हो जाएगा। अब इससे मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/3, ये मेरे पास R1 अपॉन R2 आया। अब क्या पूछा था, वोल्टेज पूछा था, तो चलिए मैं अब इसको हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, आपसे पूछा था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम आर इन द रेशियो x/y। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब वोल्टेज V1 अपॉन V2 जो था वो x अपॉन y थी, ये दे रखा है, और x अपॉन y का आपको रेशियो बताना है। तो चलो क्या, एक काम करते हैं, V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, IR होगा, I1 R1 I2 R2 लिख लें, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या आता है देखिए। हाँ, सॉरी फॉर इंटरस्टेड बेटा, चलिए दोबारा देखते हैं। V1 अपॉन V2 हमारे पास I1 R1 अपॉन I2 R2 आ गया। V1 और V2 का रेशियो आपको x और y दे रखा है, V1 अपॉन V2 इक्वल टू x/y। I1 I2 क्वेश्चन में क्लियर गिवन था कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो रेजिस्टेंस को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं तो करंट दोनों में सेम हो जाती है, क्योंकि करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो I1 और I2 की जगह मैं दोनों की जगह I और I लिख दूंगा, बिकॉज I1 इज इक्वल टू I2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो I ये लिख दिया हमने। R1 मैंने निकाला था R1 अपॉन R2, 1/3 है, तो रख देता हूं 1/3, R1 अपॉन R2। I से I कैंसिल हो गया, तो क्या आया,
x ratio y is equal to 1:3. This is the final answer. That means option D is correct. 1:3. ये था आपका आंसर. तो टिपिकल नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको उस क्वेश्चन को करना होता है, तो आप इसको आराम से कर लेते हैं. ठीक है बेटा, इट इज गुड क्वालिटी क्वेश्चन. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर, और बढ़िया क्वेश्चन है. टिपिकल नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा जरूर होगा. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबली दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, जो भी हो. आपको एक सर्किट दे रखा है, और उस सर्किट के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको ढंग से सुनिएगा. This is key, negative positive, ये positive negative 5 volt R5 रेजिस्टेंस हो गया. This is R1, this is R2, this is R3, और एक रेजिस्टेंस यहां पर है आपके पास R4. ठीक है बेटा, करंट यहां से फ्लो कर रही है ऐसे करके, ये ऐसे आती है करंट. अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूं, ढंग से सुनिएगा. क्वेश्चन में आपसे लिखा है, एक तो लिखा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3. पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्रूव करना है. तो चलिए इसका डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूं, वो अलग बात है. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ये था. अब आपको क्या क्या बताना है इसके अंदर, ए पार्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, ढंग से सोचिए इसके बारे में और फिर आंसर बताइए. which two resistors are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से दो कनेक्टेड है, ए पार्ट. बी था आपके पास which two resistors are connected in parallel. पैरेलल में कौन से दो. थर्ड सी पार्ट, if every resistor of the circuit, if every resistor of the circuit is of 2 ohm, what current will flow in the circuit. What current will flow in the circuit? ये क्वेश्चन था. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है. चलिए देख लीजिए सर्किट ढंग से और अपने आंसर रेडी रखिए, फिर मैं लिखता हूं यहां पर और क्रॉस चेक करते हैं. ठीक है, फटाफट 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं इन तीनों को सॉल्व करने के लिए. देखिए एक बार, लिख लीजिए अपना आंसर, फिर मैं बताता हूँ. ओनली 30 सेकंड, सारा टाइम दे दूंगा, फटाफट.
हाँ जी, ओवर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि कितना आपने सही इसका आंसर बताया। सॉल्यूशन ए, which two resistors are connected in series combination। तो खूबसूरती क्वेश्चन की ये है, आपको दिख रही है एक ब्रांच है यहाँ पे, ये इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं लग रखा। अगर इसमें रेजिस्टेंस लगा होता तो कुछ और होता, और रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ और है। अगर बेटा करंट देखो कैसे फ्लो करती है, करंट तो यहाँ से फ्लो करती है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ कि मान लो करंट अगर इधर से फ्लो करती है, इसको समझना आसान होगा, ठीक है। तो करंट अगर इधर से आती है तो करंट इधर से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी। अब हमारे दिमाग में क्या बात होती है, हमारे दिमाग में बात ये होती है कि भाई अगर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो इसका मतलब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा तब होता है जब यहां भी रेजिस्टेंस लगाओ और यहां भी रेजिस्टेंस लगाओ। यहां रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये आपके पास एक ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस पाथ हो गया। और करंट हमेशा प्रेफर करती है उस जगह से फ्लो करना जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो या नेग्लिजिबल हो। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस यहां पर तो है ही नहीं, तो करंट यहां से फ्लो ना करके करंट यहां से फ्लो कर जाती है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये यूज में ही नहीं आएगा, क्योंकि करंट यहां से जाएगी ही नहीं, वो शॉर्टेस्ट पाथ से चली जाएगी। भाई बहुत सीधी सी बात है, आप जा रहे थे, आपको दो रास्ते मिले, एक रास्ता मिले जिससे भीड़ लगी हुई है, बहुत कंजेशन है, और एक रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा है। तो जितने भी लोग आ रहे होंगे वो भीड़ वाली जगह पे जाएंगे नहीं, बिल्कुल वो खाली जगह से निकल जाएंगे। तो अगर आपको सामने एक तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है और एक तरफ बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली आप सिर्फ उसी जगह से जाएंगे ना जहां पर रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो इसी तरीके से करंट फ्लो करती है कि करंट उस पाथ से होके जाएगी जहां रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर दोनों जगह रेजिस्टेंस होते तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कह लेते, लेकिन यहां रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब करंट एक शॉर्टकट पाथ से यहां ट्रेवल कर जाएगी, मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ से। तो अब देखो फिर क्या होता है। अब इसका मतलब है कि इस वाली चीज को तो आप छोड़ देंगे। अब ये है आपके पास सर्किट। ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बढ़िया बच्चे भी नहीं सोच पाते इसके बारे में। तो जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, और ये फिर इसके साथ कैसे, सीरीज में, क्योंकि यहां से लेकर करंट इन दो रास्तों में बढ़ सकती है, ये दोनों पैरेलल है, फिर यहां से सिर्फ एक ही रास्ता जाने का। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे R4 एंड R5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन with parallel combination of R2 and R3। R2 और R3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनके साथ भी ये और ये दोनों सीरीज में है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये आपस में सीरीज में, ठीक है। अब बात करते हैं बी में। बी में क्या था, बी में आपसे पूछा था which two resistors are connected in parallel। तो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि R2 and R3 are connected in parallel combination। R2 and R3 are connected in parallel combination। ठीक बेटा, दो पार्ट हुए। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में पूछा था कि if every resistor of the circuit is of 2 ohm, what current will flow in the circuit। सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं तो करंट कितनी फ्लो करेगी। तो देखो एक रेजिस्टेंस तो गायब हो गया, अगर आपने इस रेजिस्टेंस को यूज कर लिया तो शुरू से ही आखिरी तक सारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट तो होगा ही नहीं अगर आपने वो रेजिस्टेंस लगा लिया होगा। तो मुझे अब बात करनी है इसके सी पार्ट की, कि टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल करंट निकालनी है तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले मैं R3 और R2 का कॉम्बिनेशन निकालता हूं सी पार्ट के लिए। 1/Rp is equal to 1/R2 प्लस 1/R3, दोनों की वैल्यू 2 थी तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2 1 ओम। तो Rp निकल के आ गया मेरे पास 1 ओम। Rp is equal to 1 ओम, ये आया। Rp जब 1 ओम आ गया तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में R4 है, Rp है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और R5 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 + 1 + 2 ये 1 आ गया था, इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। तो अब करंट बतानी है,
therefore current flowing through circuit, current flowing through circuit, वो क्या है हमारे पास, I is equal to V upon R, वोल्टेज थी आपके पास 5 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दे रखा है, रेजिस्टेंस निकाला हमने 5, इट इज 1 एंपियर। तो 1 एंपियर करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, और वी कैन आल्सो से दैट 1 एंपियर ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर। ठीक है बेटा, ये था ये कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन था, मजे आ गए होंगे आपके, और ये पता लग गया होगा कि इसका ऑर्डर ऐसा था जैसा आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करा। तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थोड़े से अलग थे, और इसी प्रॉमिस के साथ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, और वो आपकी लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म के नाम से। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक क्लास और अभी एक बढ़िया क्लास लगेगी, उसमें मैक्सिमम मैं एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, तो आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है बेटा, और पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पढ़ूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पढ़ने से आपके नंबर नहीं आएंगे। आपके नंबर तब आएंगे जब आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि बाद में चीजें होंगी, तो नहीं होंगी बेटा। जो बच्चे आज आगे आपसे आगे चल रहे हैं वो हमेशा आपसे आगे रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कछुए और खरगोश वाली रेस का नहीं है हिसाब किताब। जो दौड़ रहा है वो दौड़ता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं और सोएगा नहीं। ठीक है, तो इससे ध्यान रखें। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।